के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारे 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। खेल जगत में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया है। SH6 कैटेगरी में हुए रोमांचक मुकाबले में कृष्णा ने हांगकांग के चू मान केई को करारी शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। आपको बताते चले, SH6 कैटेगरी में वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती। कृष्णा की लंबाई नहीं बढ़ रही थी। कृष्णा की उम्र 2 साल रही होगी जब उसकी इस बीमारी के बारे में परिवार को पता चला। धीरे धीरे कृष्णा बड़ा हुआ। उसने खुद को पूरी तरह खेल को समर्पित कर दिया। वो रोज घर से 13 किलोमीटर दूर स्टेडियम जाकर ट्रेनिंग किया करता था। इसी मेहनत के बल पर कृष्णा ने वो मुकाम हासिल किया जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। कृष्णा पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले राजस्थान के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। कृष्णा राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता था। शिक्षक अगर बच्चों की तकदीर और विद्यालय की तस्वीर बदलने की ठान ले तो कामयाबी आगे बढ़कर उसका साथ देती है। झुंझुनू में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ की एक टीचर की मेहनत पूरे जिले के लिए मिसाल कायम कर रही है। झुंझुनू का छोटा सा गांव किठाना, यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का हाल बेहाल था। स्कूल की इमारत की हालत जर्जर थी, इसलिए बच्चों की संख्या भी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। हादसे के डर से अभिभावक अपनी संतान को स्कूल नहीं भेजते थे। 6 जनवरी 2021 को सुमन लामा चूरू के राजल देसर से स्थानांतरित होकर किठाना स्कूल में आई और स्कूल की इमारत देखकर संकल्प लिया। जर्जर स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने डोर टू डोर जाकर भामाशाहों से सहयोग मांगा। सुमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर 33,60,000 रुपए जुटाए, जिससे स्कूल का भवन बन रहा है। स्कूल की सूरत संवरनी शुरू हुई तो दाखिला लेने वाले भी आने लगे। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस का इकबाल धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। जी हाँ, अपराधगढ़ के नाम से कुख्यात प्रतापगढ़ के अपराधियों के दिलो दिमाग पर पुलिस का खौफ हावी होने लगा है और जो कानून को दरकिनार करने का प्रयास करता है, पुलिस उसे औकात बताने में देर नहीं करती। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मुखबिर से मिली टिप पर पुलिस ने वांटेड अपराधियों को दबोचने का प्लान बनाया। इलाके की घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कुख्यात अपराधी मकसूद और जवाद के पैर में गोली लगी और वो गिर पड़े। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। SP घायल बदमाशों से पूछताछ करने पहुंचे। दोनों कुख्यात अपराधी लूट हत्या के मामलों में फरार चल रहे थे। गुजरात में 2.5 करोड़ के डायमंड लूट के मामले में पुलिस को इन दोनों की तलाश थी। लोगों का मानना है कि पुलिस जिस तरीके से ऑपरेशन क्लीन को अंजाम दे रही है, उसका नतीजा देर से ही सही लेकिन अब नजर आने लगा है। 2021 में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड़ हो चुकी है। मुठभेड़ के दौरान कई बदमाश पुलिस की कार्रवाई में घायल भी हुए हैं। आधी आबादी पर तालिबानी सोच वालों का जुल्म जारी है। आपका मन खराब ना हो इसलिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं। लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के पीछे का शर्मनाक सच सभ्य समाज को परेशान कर रहा है। समझदारों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे की हैं। यहाँ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर NCP के कार्यकर्ता ने महिला सरपंच से बदतमीजी की, उसे जमीन पर गिराकर खींचा। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, रहम की भीख मांगती रही। लेकिन NCP कार्यकर्ता ने एक नहीं सुनी। महिला सरपंच से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने जनता जनार्दन से, नीति नियंताओं से, जिम्मेदारों से इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला ने मारपीट करने वाले शख्स का नाम
सुनील कलभोर बताया है, जो एनसीपी का कार्यकर्ता है। मला न्याय हवाय, मला न्याय हवाय। आज सरपंच म्हणून मी काम करत असताना गावातील सुजित कळभोर येऊन मला मारहाण करतोय आणि याचा न्याय मला अजून मिळाला नाही। सत्ता नहीं है लेकिन हनक बरकरार है, तभी तो सपा के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनुराधा चौधरी सड़क पर गाड़ी खड़ी करके पुलिस से उलझ रही हैं और सड़क पर वाहनों का काफिला बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं। मथुरा में गोवर्धन दान घाटी मंदिर के सामने उस समय सपा लीडर ने हाई वोल्टेज ड्रामे को अंजाम दिया, जब पुलिस ने प्रतिबंधित परिक्रमा मार्ग में 4 पहिया वाहन को ले जाने से रोका। गाड़ी रोकने के साथ सपा लीडर अनुराधा चौधरी का माथा ठनका और वो मौके पर ही पुलिस कर्मियों से उलझ गई। वाद विवाद के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। लोगों ने भी अनुराधा चौधरी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बिना सत्ता के ही धमक दिखाने में लगी रही। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि जब पुलिस कर्मियों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो सपा लीडर ने पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। काफी देर तक हंगामा और जाम की सूचना पर इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और अनुराधा को समझाने की कोशिश की, जिस पर वो उनसे भी उलझ गई और वीडियो बनाते हुए चीख चीख कर पुलिस कर्मियों पर ही आरोप लगाने लगे। हंगामे को बढ़ता देख महिला सिपाहियों को बुलाया गया, जिसके बाद अनुराधा चौधरी और गाड़ी में बैठे उनके साथी को हिरासत में ले लिया गया। बदमाशों को उस समय लेने के देने पड़ गए जब वसूली के लिए गए बदमाश नाविकों के हत्थे चढ़ गए। उसके बाद दे दनादन, जिसके बाद बदमाशों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर घाट पर रंगदारों का मिजाज उस समय फीका पड़ गया जब नाविकों ने उन पर हमला बोल दिया। ये बदमाश रेत निकालने वाले नाविकों से रंगदारी वसूलने गए थे, लेकिन नाविकों ने उन्हें घेर लिया और फिर दे दनादन लाठी बल्लों से पिटाई शुरू कर दी। बदमाशों की पिटाई शुरू हुई तो वे उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो एक बड़ी और छोटी नाव के जरिए वहां से भागे तो ये नाविक भी दूसरी नाव पर सवार होकर उनका पीछा करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने दूर से ही उन पर लाठियां फेंकनी शुरू कर दी। दरअसल इलाके में बालू निकालने वालों से वसूली करने वाले कई गैंग सक्रिय हैं जो इन्हें काफी परेशान करते रहते हैं, लेकिन इस बार रंगदारों का दुस्साहस उन पर ही भारी पड़ गया। झारखंड के धनबाद में एक बड़ा हादसा टल गया। हुआ यूं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान रेत लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली तो प्लेटफॉर्म पर ही पलट गई, लेकिन ट्रैक्टर गिरकर पटरियों के बीच फंस गया। वहां मौजूद रेलवे के कर्मचारियों और बाकी लोगों ने धक्का लगाकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक वो टस से मस नहीं हुआ। फिर एक खुदाई करने वाली मशीन लाई गई और उसकी मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाने की कोशिश की गई। लोगों ने भी सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर को कई रस्सियों से बांध दिया। पटरियों पर गिरे ट्रैक्टर को खुदाई करने वाली मशीन से धक्का लगाया और बाकी लोगों ने रस्सियों से उसे खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सबकी मेहनत रंग लाई और पटरियों से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटा दिया गया। हादसे के कारण 2 घंटे से ज्यादा देर तक ट्रैक जाम रहा और कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि जिस वक्त आग लगी उस दौरान फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे। हालांकि वो वक्त रहते वहां से बाहर निकल गए। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। थोड़ी ही देर में वहां से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई। आग के साथ उठने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया। हादसे की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी गई और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच गई। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें लीसा रखा हुआ था। लीसा चीड़ के पेड़ से निकलने वाला ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है जिससे कई चीजें बनाई जाती हैं। इसी लीसे की वजह से आग तेजी से भड़की, जिसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। ये एमपी के मंडला का जिला अस्पताल है। ISO प्रमाणित है, लेकिन बीमार है, इसलिए अव्यवस्थाएं मरीजों पर भारी पड़ रही हैं। अस्पताल का सालाना बजट करोड़ों का है, लेकिन वार्डों की बद इंतजामी से मरीज और तीमारदार परेशान हैं।
करोड़ों के बजट होने के बाद भी इस जिला अस्पताल में ना तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, ना वार्ड बॉय, ना स्ट्रेचर और ना एम्बुलेंस, जिसके चलते यहाँ आने वाले मरीजों और परिजनों को अपना काम खुद करना पड़ता है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उससे देखकर हैरान मत होइएगा, क्योंकि आपको ऐसी तस्वीरें जिला अस्पताल में रोज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों के हाथ में ही बोतल थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि ऊपर वाले वार्ड की ओर चले जाइए। वहां भी उसे वार्ड में बेड नसीब नहीं होता, मजबूरन उसे जमीन पर ही बिस्तर बिछाकर इलाज कराना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ जो भी गंभीर मरीज आता है उसे उसके परिजन घसीटते हुए स्ट्रेचर में इस वार्ड से उस वार्ड की ओर भागते फिरते नजर आते हैं। इस बीच इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। जिला अस्पताल में अगर अपने मरीज का इलाज कराने आना है तो परिजनों को ही वार्ड बॉय बनना पड़ता है। एनजीटी की पाबंदी के बाद भी एमपी के सीहोर में नर्मदा से रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। हालत ये है कि छिपानेर घाट पर पहुंचने वाले लोगों को स्नान करना भी मुश्किल हो रहा है, जबकि रेत माफिया बेखौफ नदी में दिन भर में 200 ट्रॉली से करीब 40 डंपर भरते हैं। हैरत की बात तो ये है कि माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई का भी कोई असर नहीं देखा जाता। ऐसी एक कार्रवाई में जिला खनिज विभाग ने राजस्व और पुलिस विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया। नसरुल्लागंज के सिंहपुर गांव के पास दबिश दी और मौके से एक जेसीबी के साथ 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए। मिली जानकारी के अनुसार इस समय नर्मदा नदी में जलस्तर गिरने का रेत माफिया जमकर फायदा उठा रहे हैं, जबकि एनजीटी ने 30 सितंबर तक खनन पर रोक लगा रखी है। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद में चोरी की वारदात का एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ मेहमान ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित परिवार को घर की अलमारी में रखे गहने गायब मिले। उसने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने मेहमान से पूछताछ की। पहले आरोपी पुलिस के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने पैंतरा बदला, लहजा कड़ा किया, आरोपी मेहमान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के हसौदा गांव का है। आरोपी अनिल ध्रुव धमतरी जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए गहने जब्त कर उसे जेल भेज दिया है। आरोपी अनिल पीड़ित श्रीकांत का भाई लगता है। ग्राम हसौदा का श्रीकांत 21 अगस्त को रिपोर्ट किया था कि उसके यहाँ सोना चांदी की चोरी हो गई है, और जिसके संबंध में थाने में एफआईआर हुआ था, जिसे कल दिनांक को तस्दीक हेतु विवेचना के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति है ग्राम फरसिया का। जाकर वहाँ पता तलाश किए तो अनिल ध्रुव है, जो कबूल किया कि हाँ मैं उसके यहाँ से सोना चांदी लगभग 20,000 का चोरी किया हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर रैंप वॉक, लेकिन इरादा ना किसी ब्रांड प्रमोशन का है और ना आपकी तालियां बटोरने का। शहर की बदहाल सड़कों से परेशान महिलाओं और बच्चों ने गड्ढों पर रैंप वॉक किया। दानिश नगर में महिलाओं ने सज धज कर बदहाल सड़क पर करीब 1 घंटे तक रैंप वॉक किया। साथ ही ए भाई जरा देख के चलो गाने के जरिए अपना विरोध दर्शाया। जर्जर सड़कों को लेकर बच्चों और बुजुर्गों में भी गुस्सा देखने को मिला। दानिश शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में D1 से D3 को जोड़ने वाली जर्जर सड़क पर इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। महिलाओं का कहना है कि सालों से जर्जर सड़क की समस्या है। कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लिहाजा सरकार और नगर निगम की बेरुखी के चलते उन्हें सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरना पड़ा। पानी की लहरों पर तैरती नाव और उसमें पढ़ाई, बात तो हैरान करने वाली है, लेकिन नाव में पाठशाला की ऐसी ही तस्वीर बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी से आई है। दरअसल पूरा इलाका इस समय बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। कल तक जहां लोग गुजर बसर करते थे, जहां बच्चों की कोचिंग क्लास चलती थी, वो इलाका भी अब पूरी तरह गंगा की गोद में है। लेकिन ऐसे हालात में भी गांव में निःशुल्क कोचिंग चलाने वाले 3 युवक कुंदन, पंकज और रविंद्र शिक्षक वाली अपनी भूमिका के साथ
डटे हुए हैं और इसका उदाहरण है मनिहारी मारालैंड बस्ती में गंगा में ही नाव पर चल रही ये पाठशाला। तीनों युवक इस इलाके के बच्चे को पिछले कई वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। अब जब बाढ़ में सरकार अन्य सुविधा मुहैया करवा ही रही है तो ये लोग अपने स्तर पर जो पाठशाला चलाते थे उसे नाव में चलाकर शिक्षा की लौ को जलाकर रखना चाहते हैं। एक तस्वीर ऐसा दिखा रहा है जिस तस्वीर से देखकर आप समझ जाएंगे अब सुदूर इलाके में भी शिक्षा का क्या मत है। बीएमसी ने मुंबई से निकलने वाले कचरे से हाजी अली में बिजली बनाने के पहले प्लांट की शुरुआत की है। इससे रोज 2 टन कचरे से 300 यूनिट बिजली का निर्माण होगा, जिससे मुंबई के गार्डन और सड़कों को रोशन किया जाएगा। प्रदेश के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली ताड़देव, गिरगांव, बालकेश्वर, मालाबार हिल, अल्ट्रा माउंट रोड में रोशनी उपलब्ध कराएगी। कचरे से बिजली निर्माण करने वाले इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से डंपिंग ग्राउंड का भार कम होगा। मनपा प्रशासन पिछले कई सालों से कचरे से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रही है। मुंबई के देवनार स्थित प्रमुख डंपिंग ग्राउंड में डंप किए जा रहे कचरे से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली। बीएमसी ने अब कचरा से बिजली पैदा करने का छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया। हाजी अली स्थित गोपाल खाड़ई मार्ग पर अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया है। बीएमसी ने कचरे से बिजली बनाने वाले इस छोटे से प्रोजेक्ट पर कुल 95 लाख रुपया खर्च किया है। प्रोजेक्ट के सफल हो जाने पर बीएमसी मुंबई में जगह जगह इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट्स लगाकर बिजली का निर्माण करेगी। हाथों को सैनिटाइज करते ये बच्चे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के हैं। एक छोटे से गांव पंपापुर के प्राइमरी स्कूल के बच्चे जिस मुस्तैदी से कोविड के नियमों का पालन करते दिखाई देते हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। इतनी कम उम्र में ये समझ कहां से आई, और सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों में जागरूकता के साथ स्कूल की स्वच्छता कोरोना के खिलाफ बड़े हथियार के रूप में नजर आ रही है। जहां बच्चे स्कूल में 50% की संख्या में पहुंचकर पूरी तरह सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं। छात्रों की इस जागरूकता के पीछे स्कूल के शिक्षक गौतम शर्मा का दिमाग है। दरअसल आज तक आपने स्कूल में मॉनिटर सुना होगा, लेकिन शिक्षक गौतम ने बच्चों को कोरोना से बचने के लिए स्कूल के एक बच्चे को सैनिटाइजर प्रभारी बनाया है, जिसका काम दूसरे बच्चों को स्कूल में कोविड नियमों की पालना के साथ स्कूल में प्रवेश कराना है। शिक्षक गौतम की पहल की काफी तारीफ हो रही है। उत्तराखंड के जमुना प्रसाद तिवारी अल्मोड़ा के द्वाराहाट के राजकीय इंटर कॉलेज बटूलिया में जीव विज्ञान के शिक्षक हैं, लेकिन ये अपने किसी और नाम से ही विख्यात हैं। जमुना प्रसाद तिवारी यहाँ कंटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। उनका ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि तिवारी ने अब तक 1000 से ज्यादा कंटरों के डस्टबिन बनाए हैं और इन्हें अपने क्षेत्रवासियों को मुफ्त बांटा भी है। तिवारी ने न केवल लोगों के बीच इन कूड़ेदानों को बांटा, बल्कि वो लोगों से अपील करते हैं कि कूड़ा डस्टबिन में ही डालें। उन्होंने अपने क्षेत्र के अलावा आसपास के गांव और सार्वजनिक स्थानों पर भी डस्टबिन लगाए हैं। वो अपने इस कार्य के जरिए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। ओ छोरी हाय नॉट